पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, एक और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। इस चुनाव नतीजे में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। अब एक के बाद एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, कौन से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और किस पार्टी ने इस चुनाव में बाजी मारी है, आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं इसी के साथ एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। आपको बता दें, त्रिपुरा में चुनाव होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली एनडीए की सहयोगी पार्टी ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। चुनाव से कुछ ही महीने पहले भारतीय जनता पार्टी को सहयोगी पार्टी ने ही बड़ा झटका दे दिया है। जी दोस्तों, दोनों खबरों के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारे देश में होने वाले सभी चुनाव क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की बजाय क्या बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए? जैसा कि विपक्षी पार्टियां भी समय समय पर चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाती आ रही हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का असली फल है। और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अभी हाल ही में हुए पंजाब निकाय चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था, कांग्रेस ने एक तरफा इस चुनाव में जीत दर्ज की। कांग्रेस सभी पार्टियों को पछाड़ती हुई नंबर 1 पार्टी बन गई। वहीं किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को ऐसा झटका दिया कि भारतीय जनता पार्टी का पंजाब निकाय चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया। अब एक और चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। पंजाब निकाय चुनाव में हारने के बाद खुद भारतीय जनता पार्टी की नेत्री ने भाजपा की तरफ से पंजाब नगर निगम चुनाव में उम्मीदवार भी थी। उन्होंने हार के बाद ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया। आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे घर में ही 15 से 20 लोग हैं, फिर भी मुझे कुल 9 वोट ही मिले। अभी तक तो विपक्षी पार्टियां ही ईवीएम पर सवाल खड़ी करती थी, अब खुद केंद्रीय सत्तारूढ़ पार्टी की नेत्री ही ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाने लगी। जी आपको बता दें, हाल ही में मिजोरम में नगर निगम के चुनाव हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। जी आपको बता दें, मिजोरम में आइजोल नगर निगम में 19 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ ने 19 सीटों में से 11 सीटों पर जीत दर्ज की। 11 सीटों पर जीत दर्ज कर आइजोल नगर निगम का चुनाव अपने नाम कर लिया। वहीं 19 सीटों पर यानी वार्डों में चुनाव लड़ने वाली मुख्य विपक्षी पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट को 6 सीटों पर जीत मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। आपको बता दें, 19 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें गई हैं। इस चुनाव में पहले से जो 7 पार्षद थे, वो एक बार फिर इस चुनाव में जीतकर पार्षद चुने गए, जबकि 12 अन्य नए चेहरे हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे किसानों के आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक चुनाव में झटके लग रहे हैं। वहीं आपको बता दें, त्रिपुरा में होने वाले चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ये झटका कोई और नहीं बल्कि उनके सहयोगी पार्टी ने दिया है। झटका देते हुए सहयोगी पार्टी ने अन्य पार्टी से हाथ मिला लिया। जी आपको बता दें, नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी के मुद्दे पर मतभेद के बाद 2 साल पहले कांग्रेस से अलग हुए त्रिपुरा के शाही सख्त प्रदोत माणिक देव बर्मन ने अब राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल एक दल के साथ नया गठबंधन बनाया है। यह तब हुआ जब त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी TTADC के चुनाव होने वाले हैं। देव बर्मन ने पूर्वोत्तर राज्य में आदिवासी परिषद चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी इंडिजिनस पीपुल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी IPFT के साथ मिलकर त्रिपुरा टिप्रा बनाया है। TTADC के चुनाव मूल रूप से पिछले साल 17 मई को निर्धारित किए गए थे, लेकिन कोरोना काल के कारण इस चुनाव को टाल दिया गया था। माणिक देव बर्मन की अगुवाई में यह गठबंधन TTADC चुनाव लड़ने जाएंगे। शुक्रवार को 42 वर्षीय प्रदोत ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया कि टिप्रालैंड राज्य पार्टी और IPFT टिप्रा का विलय
त्रिपुरा में हुआ है। आपको बता दें, राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी को तब और झटका लगा जब राज्य की लगभग सभी आदिवासी राजनीतिक पार्टियां त्रिपुरा के साथ आने का फैसला कर ली। हालांकि IPFT ने अभी तक राज्य की बिप्लब देब सरकार से अपना समर्थन वापस नहीं लिया है, लेकिन त्रिपुरा रायल से IPFT ने हाथ मिला लिया है। IPFT के त्रिपुरा रायल से हाथ मिलाने से आगामी त्रिपुरा में होने वाले TTADC के चुनाव में भाजपा को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ने भाजपा छोड़ते हुए सपा का दामन थाम लिया है। जी आपको बता दें, समाजवादी गढ़ कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पंचायत चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष शिव प्रताप राजपूत सपा में शामिल हो गए हैं। राजपूत के सपा में शामिल होने से लोधी वोट बैंक को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। लखनऊ में सपा कार्यालय में शनिवार को इटावा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष शिव प्रताप राजपूत ने सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक पंचायत चुनाव के ऐलान से पहले शिव प्रताप के सपा का दामन थामने से जिले में लोधी वोट बैंक पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है। शिव प्रताप इटावा के सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले बड़पुरा ब्लॉक के प्रमुख रह चुके हैं। दूसरे वह औरैया जिले के दिबियापुर से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं और उनकी पत्नी और भाई अवनीश राजपूत पहले ही सपा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। आपको बता दें, अवनीश सपा के जिला उपाध्यक्ष हैं। शिव प्रताप राजपूत की लोधी वोट बैंक में अच्छी पकड़ मानी जाती है। सपा नेताओं का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी शिव प्रताप राजपूत के सहारे सपा की नया पार लग सकती है। इटावा जिले में लोधी वोट बैंक को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हर दल लोधी वोट बैंक का हथियाने की पूरी कोशिश में जुटा रहता है, क्योंकि लोधी वोट बैंक निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से माना जा रहा है कि लोधी वोट बैंक में शिव प्रताप राजपूत सेंध लगा सकते हैं, जो कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोधी वोट बैंक सभी पार्टियों की तरफ बटे हुए हैं। अब इनके आने से लोधी वोट बैंक पर काफी असर पड़ेगा और इसका असर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसी हैं। भाजपा पर बरसती हुई बोली, हमारे प्रधानमंत्री भी अहंकारी राजा की तरह हो गए हैं। जी आपको बता दें, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने किसानों के साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी एकजुटता दिखा रही है। एकजुटता दिखाते हुए सरकार पर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान पंचायत को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि 90 दिनों से लाखों किसान दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं। उन्होंने केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि किसानों को प्रताड़ित किया गया, उन्हें देशद्रोही कहा गया। प्रधानमंत्री ने किसानों का मजाक उड़ाया। प्रियंका ने कहा, यहाँ मुजफ्फरपुर में आना मेरा कर्तव्य है। हर नेता को एहसास होना चाहिए कि जनता आकर एहसान करती है। इसी के साथ ही प्रियंका गांधी सरकार पर बरसते हुए बोली कि 90 दिनों से लाखों किसान दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं। 215 किसान शहीद हुए, बिजली और पानी की लाइन काटी गई, राजधानी की सीमा को देश की सीमा बना दिया गया, किसान को प्रताड़ित किया गया, जलील किया गया, किसानों को देशद्रोही कहा गया। प्रियंका कहना था कि प्रधानमंत्री ने संसद में उन्हें आंदोलनजीवी कहा। प्रधानमंत्री ने किसानों का मजाक उड़ाया है। प्रियंका गांधी ने सरकार पर पूंजीपतियों का साथ देने का भी आरोप लगाया। प्रियंका ने कहा कि इनके पूंजीपति मित्र हजारों करोड़ कमा रहे हैं। धीरे धीरे सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी। प्राइवेट मंडियों के खुलने से पूंजीपतियों की चलेगी, जो चाहेंगे वो करेंगे। प्रियंका ने कहा कि इस कानून के तहत आपकी सुनवाई नहीं है, आप अदालत नहीं जा सकते, आपको SDM के पास जाना होगा, आप लड़ नहीं सकते, ये नए कानूनों में लिखा है। प्रियंका ने हमला बोलते हुए कहा कि पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया देख रही है। पूरी कहानियों में अहंकारी राजा होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी अहंकारी राजा बन गए हैं। जो जवान इस देश की सीमा की सुरक्षा पर तैनात है, वो उस किसान का बेटा है, उसका सम्मान होना चाहिए। PM मोदी बताए कि एक कानून किसान से पूछकर बनाया गया। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने लगातार एक के बाद एक मोदी सरकार पर कई हमले बोले और किसान मुद्दे को लेकर कई आरोप भी जड़े।
वहीं आपको बता दें, एक बार फिर अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है। बोला डीएनए का फुल फॉर्म बता दे तो जान जाएंगे कि वो मुख्यमंत्री हैं। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, मगर बिहार की तरह यहाँ भी डीएनए पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी मंच या सदन से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वह एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। अखिलेश ने कहा वह कहते हैं कि इनके यानी विपक्ष के डीएनए में विभाजन है। अगर वह डीएनए का फुल फॉर्म बता दे तो हम जान जाएंगे कि वो सीएम है। उन्हें कम से कम यह स्पष्ट करना चाहिए कि डीएनए आखिर क्या है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं है, वो दूसरे प्रदेश से आए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता ने उन्हें स्वीकार किया है और उन्हें प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहिए। दरअसल शुक्रवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अन्नदाता किसान को धोखा देकर दलाली करने वाले लोग आज जरूर इस बात को लेकर चिंतित है कि पैसा सीधे उनके खातों में क्यों जा रहा है। आज तो पर्ची भी किसानों के स्मार्टफोन पर मिल रही है। घोषित दलाली का जो जरिया था वह भी खत्म हो गया। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सदन से वॉकआउट कर रहे सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये वास्तविकता है, ये सच्चाई इस बात को बताती है कि विपक्ष का हमारे अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं है। अब एक बार फिर डीएनए पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुकी है। इसी को लेकर यानी डीएनए को लेकर ही अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल किया। बोला मुख्यमंत्री जी यदि डीएनए का फुल फॉर्म बता दे तो हम जान जाएंगे कि वो सीएम है।